हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो अब क्लास 7 की जो आपका ज्योग्राफी का बुक है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे आज चैप्टर नंबर 3 जो कि आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लास 7 का ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, इसमें हम देखने जा रहे हैं आपका चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, तो यह आपका NCERT का बुक है और CBSE बोर्ड है। बट ये सब के लिए मदद करेगा, जितने भी ऑल बोर्ड्स हैं उनमें, चूँकि NCERT के बुकें जो है सो बेस्ट रहती हैं, आपको बाकी बुकें NCERT की बुकें बेस्ट रहती हैं, तो इंडिया के सारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं वहाँ पे मदद करेगा। उसके अलावा ये लेक्चर किसको देखना चाहिए, तो जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं या SSC की कर रहे हैं, या जहाँ ज्योग्राफी का कंसेप्ट आता है, या आप जैसे बैचलर ऑफ आर्ट कर रहे हैं या मास्टर ऑफ आर्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी से, या PhD कर रहे हैं, तो बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा जो NDA कर रहे हैं या CDS कर रहे हैं या और भी कोई एग्ज़ाम, जैसे आपको नेट हो गया, आपको नेट का एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पे भी आपकी मदद करेगा। या जो आपको B.Ed के जो टीचर के लिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो टेट और सीटेट में जो सब्जेक्ट रहता है उसमें भी आपको मदद करे यहाँ पे। तो अगर हमारा यह लेक्चर अगर आपको मैं मेहनत करके पढ़ाता हूँ, और यह जैसे एक ऑनलाइन टीचर के लिए रिवार्ड है, क्योंकि यूट्यूब जैसे जब तक आपने सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, यूट्यूब पैसा नहीं देता है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने इस लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है आपको कि आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में पढ़ना है। तो देखिए आपके अर्थ का बदलाव कैसे हो रहा है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये जो है आपका अर्थ हो गया। ओके, दिस इज द अर्थ है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था इसमें कि अंदर जो है सो मेंटल है और यहाँ पे कोर है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो सेमी सॉलिड है। तो जो है सो सबसे बाहर का पार्ट जो है यह क्रस्ट है, और यहाँ पे आपको क्रस्ट में क्या है, तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको लैंड है, माउंटेन है और बाकी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे वाटर बॉडी है, यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट है, प्लस बायो जियोग्राफी है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये कहीं पे मान लीजिए थोड़ा नीचे है, ये कुछ ऐसा है, ये ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, या कुछ ऐसा है। ये अर्थ का सरफेस हो गया। तो इसमें दो टाइप से चेंजेज हो रहे हैं अर्थ में। एक हो रहा है यहाँ पे, अगर हम चेंज की बात करें,
तो अर्थ में जो चेंजेज हो रहा है वह एक हो रहा है आपको एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, और दूसरा इंटरनल चेंज हो रहा है। तो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो एक्सटर्नल चेंज में जो आपको कॉज है वह आपका विंड है, वाटर है, उसके बाद में विंड है, वाटर है, ग्लेशियर है, उसके बाद में सन का टेम्परेचर हो गया, रेन हो गया, और बायोजियोग्राफी हो गया। आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये जो है सो आपको एक्सटर्नल चेंज कर रहे हैं। और इसका ड्राइविंग फैक्टर अगर कहा जाए इस पूरे का, अगर हम आपको कहें कि अगर इसको कोई ड्राइव कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो वह सूरज दे रहा है। यह जो है सो सन के एनर्जी के कारण जो है सो अर्थ के बाहरी अब तो सरफेस में चेंज आ रहा है। इंटरनल चेंज में तो अर्थ जो है आपका एक तरह से कहा जाए तो इसके अंदर मैग्मा है। और मैग्मा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रेसिडुअल हीट है, जो पुरानी जब अर्थ बनी थी तो पुरानी हीट है, और उसके बाद में इसमें रेडियो एक्टिव भी हो रहा है। तो इसके कारण जो है सो यहाँ पे चूँकि अंदर मैग्मा है, जब एनर्जी बढ़ती है या रेडियो एक्टिविटी बढ़ जाती है तो एनर्जी स्टोर होती है, और फिर वो धक्का लगाती है। जब धक्का लगाती है तो टूटता है, और टूटता है तो बाहर ज्वालामुखी के रूप में निकलता है। नए कंसेप्ट की बात करते हैं इंटरनल चेंज में, तो इसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक। ओके, तो ये जो है सो आपका प्लेट टेक्टोनिक है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू कंसेप्ट, जिसको हम लोग आने वाले इसमें सीखेंगे। तो ये आपका हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज के बारे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया आपको कि चेंज कैसे होता है अर्थ के बाहरी सरफेस में। जितना माउंटेन है, पहाड़ है, पठार है, हम लोग हैं, हम लोग काट पीट रहे हैं अर्थ को। टेम्परेचर के कारण जो सो पत्थर टूट रहा है, वो सब गिर रहा है, पानी के साथ बह रहा है, कहीं जाकर डिपोजिट हो रहा है, कहीं इरोजन हो रहा है, कहीं वेदरिंग हो रहा है, कहीं डिपोजिशन हो रहा है। और इंटरनल वे में जो है सो एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, रेसिडुअल हीट के कारण जो बढ़ जाती है तो धक्का लगाती है, धक्का लगाती है तो टूट जाता है यह, ठीक है। तो ये जो है सो आपको चेंजेस के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, जो कि आपको यहाँ पे इसके बारे में बात किया गया है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे इसमें। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो अर्थ क्रस्ट की पहले बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो आपका अर्थ क्रस्ट है यह जो है सो आपका यह जो है सो आपको प्लेट्स के रूप में अरेंज है। और यहाँ पे लैंड पे इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर है, और ओशन पे इसकी मोटाई जो है सो हम लोग कल देखे थे 5 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे यह जो है सो अर्थ क्रस्ट, यह जो है सो सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम को बना है, जिसको सियाल कहा जाता है। अब देखिए दिस इज द वन स्लैब और वन प्लेट, एंड दिस वन इज द अनदर प्लेट। तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। दिस इज द वन प्लेट, क्योंकि अर्थ क्या है, सर्कुलर है, एंड दिस वन इज द अनदर प्लेट, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपको एक प्लेट हो जाएगा,
और ये आगे बढ़ेगा तो इधर भी एक प्लेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक प्लेट हो जाएगा। तो ये पूरा होल अर्थ को हम लोगों ने एक प्लेट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह जो है सो अर्थ अरेंज जो है यह प्लेट के रूप में अरेंज है। जो अर्थ का बाहरी भाग है दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो यह प्लेट के रूप में हो गया। अब मान लीजिए कि यह प्लेट या तो इधर बढ़ेगा या इधर बढ़ेगा, तो जब दो प्लेट टकराएगा तो आपको यहाँ पे क्या होगा, या तो वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, या फिर अर्थक्वेक आएगा, या फिर सुनामी आएगा। जब दो प्लेट टकराएगा, मान लीजिए कि यह प्लेट इधर से और यह प्लेट इधर से टकराएगा, तो जो ऊपर होगा, जो हल्का होगा वह ऊपर आ जाएगा, तो ओशियानिक प्लेट जो है सो भारी है नीचे धंस जाएगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना है, और ये वाला सिलिकॉन एल्युमिनियम वाला हल्का है तो ऊपर आ जाएगा, और धंसेगा तो गलेगा, गलेगा तो ज्वालामुखी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अर्थ क्रस्ट में ये सारी चेंजेज आ रहा है, और यहाँ पे चूँकि ये जो है सो इसका मूवमेंट ऐसे होगा, या फिर इसका मूवमेंट एक दूसरे से ये दूर जाएगा तो फटेगा। तो ये कहाँ पे फट रहा है, ओशन में फट रहा है, यह जो है सो एक दूसरे के पैरेलल घुसेगा, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे, तो ये यहाँ घुस तो नहीं रहा, लेकिन घर्षण कारण यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, और अर्थक्वेक आ गया मतलब सुनामी तो आएगा ही, अगर पानी में होगा तो सुनामी आएगा, अगर सही सलामत अर्थक्वेक है तो ये जो है आपका अर्थ का प्लेट में जो है सो अरेंजमेंट है, और यह प्लेट जो है सो मूव करता है, और जब प्लेट मूव करता है तो सारा चीज़ होता है। अब यहाँ पे हमें आपको यह बताना पड़ेगा कि आपको इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा। अर्थ मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो अर्थ मूवमेंट क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा आप कि अर्थ का मूवमेंट जो है तो अर्थ के मूवमेंट को हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक होता है इंडोजेनिक और दूसरा होता है एक्सोजेनिक। ठीक है, तो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक यह जो है सो अर्थ का मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इंडोजेनिक को भी आप जो है सो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इंडोजेनिक को जो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको अगर हम कहें तो यहाँ पे आपको एक होगा सडन और दूसरा होगा डायस्ट्रोफिक। मतलब ये थोड़ा स्लो होगा, तो इससे आपको स्लो स्लो जो है सो माउंटेन फॉर्म होगा। और अगर यह सडन हुआ तो सडन होने से क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, वोल्कानो होगा या सुनामी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंडोजेनिक फोर्स है तो इसका कुछ कारण होगा, ये इंडोजेनिक फोर्स का। तो यहाँ पे हमने बोला आपको कि रेसिडुअल हीट होगा और प्लस जो है सो रेडियो एक्टिविटी होगा। इसके कारण जो है सो इंडोजेनिक फोर्सेस जो है सो एक्टिव होगा, और जब इंडोजेनिक फोर्सेस एक्टिव होगा तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आएगी। एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेन जो है सो ड्राइविंग फैक्टर क्या होगा, तो सन होगा। सन इज़ द ड्राइविंग फैक्टर। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कहीं टूटेगा जिसको हम लोग इरोजन बोलेंगे,
कहीं जमा होगा, जिसको हम लोग डिपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, तो यह इरोजन होगा और फिर जो है सो क्या होगा, डिपोजिशन होगा। और इसके फैक्टर क्या क्या होंगे अगर उस पर बात कर लें हम, अगर आपसे इरोजन या डिपोजिशन के, तो आपको विंड होगा, रिवर होगा और ग्लेशियर होगा। ठीक है, तो जो है सो आपको मेन जो है सो आपका विंड हवा हो गया, रिवर हो गया, ग्लेशियर हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो है सो ये मेन 3 ही चीज़ रहती है, बाकी सी वाला जो है सो उसी में आएगा, अलग से उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है सो अर्थ के मूवमेंट के बारे में हो गया। अब इसमें एक और मूवमेंट होता है कि देखिए, जो एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट होता है, जो आपको पढ़ना नहीं है, अगर आपको पढ़ना होता है तो हम लोग बात करेंगे, उसको हम लोग ऑप्शनल में बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका लिथोस्फीयर है, यह क्या है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट हो गया। पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट हो गया। उसके बाद में यह जो है सो सॉलिड होगा एंड हार्ड होगा, और जो ह्यूमन है उसका बेस या बायोजियोग्राफी का बेस होगा। यह लिथोस्फीयर सबसे अपर पार्ट होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो वोल्कानिक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे हम। देखिए, अर्थ पे जो वोल्कानिक एक्टिविटी हो रही है, अगर उसके थोड़ा सा इन डिटेल बात किया जाए तो यहाँ पे 2 काम हो रहा है। आपका एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यह प्लेट ऐसे मूव करेगा, दोनों एक साइड होगा, तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? इसका एंड रिजल्ट ये होगा कि एक प्लेट ये ऐसे ही रहेगा और दूसरा प्लेट चूँकि भारी होने के कारण ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे ये गलने लगेगा। जब गलेगा तो यह मैग्मा यहाँ से निकलना शुरू होगा, तो यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, एक ये कारण है, दैट इज द केस नंबर 1। और दूसरा कारण क्या होगा अगर हम उसकी बात करें आपसे, तो दूसरा कारण ये होगा कि आपका, हम यहाँ बना देते हैं आपको, कि मान लीजिए कि यह पूरा का पूरा एक प्लेट था, दिस इज़ द सिंगल प्लेट, सपोज दैट, ओके। और यहाँ पे आपको हीट अगर मान लीजिए आता है तो मैग्मा बनेगा, और मैग्मा जब बनेगा तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगाना शुरू करेगा अपवर्ड। तो यह पहले उठेगा फिर टूटेगा, तो टूटेगा तो यह इधर मूव करेगा और यह इधर मूव करेगा, और यह जो है सो वोल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो इसको जो 2 प्लेट दूर जा रहा है, इसको आपको कहेंगे तो यह फिशर इरप्शन है, क्योंकि वहीं जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है सो तेज़ी से निकलता है, और यहाँ पे जो है सो धीरे धीरे हो रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे निकलेगा। ठीक है, तो ये फिशर इरप्शन होता है। तो यही 2 मेथड से आपका वोल्केनिक एक्टिविटी होता है। और लेकिन जनरली बुक में लोग जो है सो क्या करते हैं, वोल्केनो को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे देखा जाए तो
तो यहाँ पे आपका यह मैग्मा हो गया, आपको दिख रहा है इधर, यह मैग्मा हो गया और यही मैग्मा जो है सो निकलेगा। मान लीजिए यहाँ पे ये 2-4 हज़ार साल तक नहीं कुछ हुआ तो इस मैग्मा पहाड़ बना, इस पे क्या हो, पेड़ पौधे आ गए। अब फिर से यह जो है इरप्ट हो गया तो फिर इस पेड़ पौधे के ऊपर से चला गया, तो इसको इंटरट्रेपियन फॉसिल बोलते हैं। ओके, तो ये वोल्केनो हो गया। अब वोल्केनो में अगर हम कहें तो जो आसमान में निकलेगा, इधर जो निकलेगा यह गैस होगा और आस होगा, ठीक है। उसके बाद में जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, उसको जो मुंह होगा इसका वोल्केनो का, यह मुंह जो होगा इसको क्रेटर कहा जाएगा, और जिससे निकल रहा है उसको जो है सो क्या कहा जाएगा, वेंट है, पाइप है या वेंट है जिससे निकल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको ये आपका जो है सो क्रस्ट हो गया और नीचे मेंटल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है सो ऊपर वाला जो यह पार्ट है जहाँ से ये तोड़ा है यह क्रस्ट हो गया और यह मेंटल हो गया, ठीक है। और यहाँ जो है सो यह लावा हो गया। तो यहाँ पे जो है आपका क्या है, तो यहाँ पे एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है जो वोल्केनो का, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। Volcano, a process of opening of earth crust and pouring of lava। उसके बाद में जो है सो मैग्मा है, लिक्विड पार्ट ऑफ अर्थ हो गया, अर्थ का जो है सो यह लिक्विड पार्ट है। और उसके बाद में क्रेटर हो गया, क्रेटर यही हुआ ना जी, ये माउथ ऑफ वोल्कानो। और वेंट हो गया, इसका मतलब पाइप होता है थ्रू विच मैग्मा केम आउट। तो यहाँ पे हम लोगों ने आपको वोल्केनो के बारे में देखा कि वोल्केनो क्या है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है जिसको हमें समझना पड़ेगा, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा पॉज करके, हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए कि यह 2 प्लेट में टकराहट होगा, तो तो यहाँ पे चूंकि क्या आएगा, यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, किस में, क्रस्ट में होगा। तो ये क्या है, यही तो अर्थक्वेक है, ठीक है। तो लेकिन ये जो है सो आपको मान लीजिए कि आपका अर्थक्वेक, चूँकि ये मोटा प्लेट है ना, 35 किलोमीटर मोटाई है भाई, तो 35 किलोमीटर में मान लीजिए यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्योंकि मैग्मा तो धक्का यहाँ मारेगा ना नीचे, इसके बाद नीचे ही मैग्मा है ना, कि यहाँ बीच में मैग्मा है, नीचे मैग्मा है, नीचे जब धक्का लगाएगा मैग्मा, जब फोर्स लगाएगा तो ये पूरा वाइब्रेशन आएगा ऊपर तक। तो जहाँ धक्का लगा उसको हम लोग बोलेंगे कि यह फोकस है भाई, और जो सरफेस पे जो जगह दिखा जहाँ पे जाके सबसे पहले वेव रीच किया उसको इपिक सेंटर बोलेंगे। तो यह फोकस हो गया और यह इपिक सेंटर हो गया। फोकस हो गया, स्ट्राइक मैग्मा ऑन अर्थ क्रस्ट भी कह सकते हैं, या दूसरा बात ये कह सकते हैं कि प्लेट एक्टिविटी हो रही है, प्लेट एक्टिव है यहाँ पे। और इपिक सेंटर जो है आपका
वेयर फर्स्ट रीच अर्थक्वेक वेव। तो इपिक सेंटर में सबसे पहले जहाँ पे वेव पहुँच रहा है अर्थक्वेक का वह इपिक सेंटर हो गया, और जो है सो फोकस जहाँ पे धक्का लगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया अर्थक्वेक का इपिक सेंटर और फोकस के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो अर्थक्वेक है उसके कारण क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब प्रोसीजर तो आपको समझ में आ गई ना, प्रोसीजर आपको समझ में आ गई तो अब कोई दिक्कत नहीं है। फिगर वगैरह बना के रखिएगा, फिगर बनाते हैं एग्जामिनर तो अच्छा मार्क्स देता है, आपको चीज़ें समझ में आती है। तो फिगर नहीं बनाएंगे तो लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेशन की दिक्कत रहती है कि आप लैंग्वेज से लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि कम मेहनत में, हर किसी का यही आपको फंडा रहता है कि कम मेहनत में आउटपुट निकल जाए। एग्जामिनर है तो वो ऑलरेडी पढ़ा लिखा है तो उतना मेहनत नहीं करेगा, अगर पिक्चर बना देंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई क्या बताने की कोशिश कर रहा है यह। तो पिक्चरिक रिप्रेजेंटेशन जो है सो ईजी वे में माइंड कैप्चर करता है और आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो यह जैसे ह्यूमन टेंडेंसी है या ह्यूमन माइंड रीडिंग है, अगर आपको आता है तो आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे, नहीं आता है तो फिर आप ऐसे ही मरते रहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक जो होता है आपका वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस में कंपन हो रहा तो आपको अर्थक्वेक आएगा। और यह जब कंपन आएगा तो चूंकि मान लीजिए कि यह आपका वाटर बॉडी है, यह वाटर बॉडी है, इसमें वाटर है और इसमें अगर ऐसे आएगा तो यहाँ पे भी ऐसा दिखेगा, और ये ऐसे तो बढ़ रहा था तो यहाँ पे सेम गहराई था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे गहराई घटेगा तो इसका वेव का नेचर बदलते जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए जैसे यह जैसे आके अंदर आपको क्या करता है, ज़्यादा जैसे बाहर जैसे कोस्ट पे जा करके ज़्यादा अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो यहाँ पे जैसे डिजास्टर हो जाएगा यह, क्योंकि एनर्जी तो सेम ही है, एनर्जी सेम प्रोक्वेट कर रही है। अब यहाँ पे आपको गहराई कम हुई तो आपको वेव की हाइट बढ़ते जाएगी, और वेव की हाइट बढ़ेगी तो अटैक कर देगा। तो वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस हो गया ड्यू टू इंटरनल फोर्स ऑफ अर्थ, और इसमें वेव चलेगा। तो इसमें 3 वेव चलता है, एक पी वेव हो गया, दूसरा एस वेव हो गया, तीसरा एल वेव हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 7 के लेवल का है, अगर हम इसमें जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम लोग बस इतना जानते हैं कि जैसे पी और एस और एल वेव हो गया, और इसका मेजर जो हम लोग करते हैं रिक्टर स्केल पे, ठीक है। और आपको 5 या 6 प्लस का वेव जो है सो डिजास्टर रेस्ट होता है, और आपको 2 तक जो है सो अंदर 2 या अप टू द 2 तक ठीक है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वाइब्रेशन ही महसूस होगा। ओके, अब आपको एक्चुअल में क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया सपोज है, तो यहाँ का जो रिक्टर स्केल काम तो करेगा नहीं, वो तो खुद ही हिल रहा है। तो यहाँ पे जो दूर दूर वाले हैं वो क्या करते हैं, चाप खींचा जाएगा ऐसे कुछ, और जहाँ ये तीनों काटेंगे यहाँ पे कह दिया जाएगा कि यहीं इसी के नीचे फोकस हो गया, मतलब यह इपिक सेंटर हो गया, और इसके नीचे जो है सो इसका क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका अर्थक्वेक के बारे में। अब जब अर्थक्वेक आएगा तो कैसे आप बचिएगा? तो अर्थक्वेक के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, बच्चों को बताना चाहिए। जो आपको लुढ़कने वाली चीज़ है उससे दूर रहिए, लुढ़कने वाली गैस सिलेंडर से दूर रहिए, दीवार से खिड़कियों से दूर रहिए, और कहीं सेफ जगह पे जाके छिप जाइए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसका प्रेडिक्शन के बारे में देखिए, अभी सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, कोई ख़ास प्रेडिक्शन का मेथड नहीं है, लेकिन अगर हम कहें तो अर्थक्वेक आने से पहले अर्थ से गैसेस रिलीज होने लगता है, और जो आपका स्नेक है वो भागने लगता है, और जो आपके एनिमल हैं अनयूजुअल बिहेवियर करेंगे, और उसके बाद में जो फिश है वह जो है सो एजिटेट होगी। तो ये सब जो है सो साइन रहते हैं कि आपको
अर्थक्वेक आने वाला है भाई। तो ये जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो बिहेवियरल ज्योग्राफी में वी कैन से दैट दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द बिहेवियरल ज्योग्राफी, ठीक है। और बिहेवियरल ज्योग्राफी ऑफ द ह्यूमन, नॉट ह्यूमन, क्रिएचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा हो गया, ये थोड़ा लंबा खींच गया, अर्थ पे आपको मेजर लैंडफॉर्म की बात किया जाए तो कॉन्टिनेंट और ओशन हो गया, मेजर लैंडफॉर्म कॉन्टिनेंट एंड ओशन हो गया। अब यहाँ पे चूँकि कॉन्टिनेंट और ओशन की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ओशन में भी और इसमें भी यहाँ पे आपको तोड़ना, इरोजन का मतलब हम बोलते हैं तोड़ना, और डिपोजिशन का मतलब जमा करना, ठीक है। क्योंकि हमारे नेचर का चेंजिंग जो है सो आपका रूल है नेचर का, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है और फिर उसका डिपोजिशन हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इसी चीज़ को, जो इरोजन और डिपोजिशन है, उसी चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इरोजन के देयर आर द मेनी वेज, ठीक है, जो कि इरोजन करते हैं और डिपोजिशन कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले रिवर सिस्टम को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका कुछ ऐसा है, तो ये ग्लेशियर है और ये पिघल रहा है, तो यहाँ पे ये वाटर सीधे गिरेगा और यहाँ पे एक होल का निर्माण कर देगा। फिर यहाँ से मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो ये अब ऐसे जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक होल करेगा और यहाँ पे ये वाटर आ गया, ऐसे बढ़ते गया, ये बढ़ते गया। तो चूँकि ये जो है सो आपका यंग स्टेज में है रिवर, तो यह जो है सो वर्टिकल कटाव करेगा, मतलब नीचे कटाव करेगा। और जब यहाँ पे आपका मैच्योर स्टेज में आएगा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कटाव करेगा। और यहाँ पे जो वाटरफॉल, ये जो है सो वाटरफॉल का स्वरूप हो गया। और ऐसा वाटरफॉल आपको कहाँ पे है, तो ऐसा वाटरफॉल जो है सो नियाग्रा वाटरफॉल हो गया, जो कि आपको कहाँ पे है नियाग्रा। एक आपको एंजल वाटरफॉल हो गया जो कि वेनेजुएला में है। नियाग्रा जो है सो आपको कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। इसके बारे में तो वाटरफॉल आप लोग समझ गए। वाटरफॉल के बाद में जो रिवर है वो क्या करेगी, रिवर मियांडर करती है। जैसे आपको जब स्लोप ख़त्म हो जाएगा, कम स्लोप रहेगा, तो रिवर जो है सो डांसिंग करने लगेगी, ठीक है। और जब डांसिंग करेगी तो इधर आपको काटेगी और इधर पाटेगी, इधर काटेगी, इधर पाटेगी। तो काटेगी और पाटेगी के चक्कर में क्या होगा कि यहाँ पे खाली जगह बच जाएगा, यहाँ पे एक लेक बन गया, मियांडर लेक हो गया। और रिवर जो है सो इसको सीधे ऐसे कली गई तो यहाँ पे मियांडर लेक बन गया, तो ये मियांडरिंग हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि रिवर नीचे चल रही है और साथ में जो बार बार आता है, तो यहाँ पे जो है सो ऐसा कुछ किनारों पे हो जाता है बालू का, इसको लीव्स कहा जाता है, पत्तों के जैसा आकार का हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यह लीव्स है, ठीक है। उसके बाद में मियांडर हो गया, लीव्स हो गया और ऑक्सबो लेक हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है यहाँ पे डेल्टा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए आपको रिवर इधर से आपको आ रही थी और अब ये ऐसे फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे अब मियांडर करने लगेगी। तो मियांडर करेगी तो लीव्स, ऑक्सबो लेक, और यहाँ पे जो है सो आपको लीव्स का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये ऑक्सबो लेक का निर्माण हो गया और उसके बाद में रिवर जो है सो ब्रांच में बढ़ जाएगी। क्यों ब्रांच में, क्योंकि और ज़्यादा स्लोप कम हो गया अब। तो यहाँ पे जो है सो इस टाइप का जो चीज़ हो गया,
इसको हम लोग बोलते हैं कि यह डेल्टा हो गया, ठीक है। तो ये जो है सो रिवर का जो है सो स्टेज है, और ये मान लीजिए ऊपर से रिवर ऐसे आ रही है, तो ये जो है सो आपको वर्टिकल कटाव करेगी, और जैसे ही जगह पे आएगी यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल मारने लगेगी, और यहाँ पे सब मलबा छोड़ करके और जाके समुद्र में मिल गई। जैसे थे हम पानी, यहीं से पानी उठा होगा, ये समुद्र देखिए, यह जीवन का राज है समझिए। तो यही पानी आके यहाँ पे आपको बर्फ़ बना, यही पानी फिर से आकर के यहाँ पे मिल गया। ऐसे ही जीवन है, हम लोग इसी धरती से जन्म लेके आगे बढ़ते हैं और फिर ऐसे ही घूम के आके यहाँ पे मर जाते हैं। यह जीवन ही है, हर जगह जो है सो ऐसे ही चीज़ चल रहा है आपको, ठीक है। अब इसका राज किसके पता है ये हमको नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्क ऑफ द सी वेव्स के बारे में अगर हम बात करें, तो देखिए समुद्र का पानी भी हवा के मूवमेंट के कारण उसमें भी वेव उत्पन्न होता है। तो जब उसमें वेव उत्पन्न होता है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। जैसे मान लीजिए कि यह एक आपको पत्थर था, तो इधर आपको लगातार इसमें ये पानी अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यह केव्स बन गया, ठीक है, केव्स बन गया। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे एक बनता है केव्स के बाद में कि अब मान लीजिए इसको और ज़्यादा ये कटाव करते रहा, तो यहाँ पे ये जो है सो ये एक ऐसे खड़ा बच जाएगा और यहाँ पे ये बच जाएगा। तो ये जो है सो पहले मान लो कि ये कुछ ऐसे रहा, तो ये आर्च हो गया और ज़्यादा कटाव किया, तो अब जो है सो सिर्फ ये अकेले बचा है और यह अकेले बचा है, इसको एस्टेक्स कहा जाएगा। जो टर्मिनोलॉजी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, केव्स हो गया, ये आर्च हो गया, और यहाँ पे ये स्टैक हो गया, ये तीन चीज़ बना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो आपको इस तरह से आपका सी वेव का काम होता है। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट है ग्लेशियर। हम लोग जो है सो इसको 11th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोग अभी जो है सो जो आपके बुक में है उसके हिसाब से देख लीजिए। 11th में तो हम लोग को इसको पूरा जो है सो एक तरह से कहा जाए तो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आइस का वर्क अगर देखते हैं, ग्लेशियर है, ये आइस नहीं कहेंगे, इसको ग्लेशियर कहा जाएगा, कि रिवर ऑफ आइस कहा जाता है। यह जो सो आइस का नदी है, और यह जो सो प्लकिंग करेगा, हर चीज़ को जो सामने आएगा उसको तोड़ के ले जाके और नीचे छोड़ देगा, और यहाँ पे जो सो एक मोरेन का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट विंड की अगर हम बात करेंगे तो मान लीजिए विंड आपको राजस्थानी इलाका में चल रहा है, तो हमारा जो है सो ऐसे पहाड़ होगा, ठीक है। तो यह ऐसे जाएगा, लेकिन एक समय के बाद में यहाँ पे अटैक ज़्यादा करेगा, और जब ऊपर जाएगा तो हवा ही ऊपर जाएगा, बालू के कण कम जाएंगे, तो यहाँ पे कम टूटेगा। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और उसके बाद में फिर जो है सो हवा चलेगा तो ऐसे आपका एक ये बनेगा, ठीक है, जिसको सैंड ड्यून कहा जाता है। और इसको आपको क्या कहा जाता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, मशरूम रॉक का है। मशरूम की जगह है तो मशरूम रॉक। और ये सैंड ड्यून्स। और दूसरा है कि मान लीजिए कि इधर जो है सो आपका ये पूरा सैंड का इलाका है, और नीचे जो है सो इधर कोई गहरा नदी उदी या कुछ ऐसा है, तो एक बार क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है सो पूरा सैंड का एक डिपॉजिट हो गया, फिर पानी आ गया, फिर सैंड का डिपॉजिट हो गया, फिर पानी आ गया, तो ये जो है सो मोर फर्टाइल लैंड बनता है, ठीक है, यह मोर फर्टाइल लैंड बनता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लॉसेस कहते हैं। और यहाँ पे चूँकि फर्टाइल है क्योंकि वाटर भी अवेलेबल है, और चूँकि सैंड में तो मिनरल्स रहते ही हैं, तो इस सैंड जो है सो और पानी के साथ मिल करके एक बढ़िया मिट्टी का निर्माण करता है, और ये चाइना में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू। थोड़ा लंबा हो गया, इसको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था।